तेजस ने अपना सिर उठाकर आदित्यराज की ओर देखा। उस आदमी की आंखें दर्द से भरी हुई थीं और उस क्षण में वह उम्रदराज लग रहा था, जैसे समय ने उसकी आत्मा पर एक गहरा असर डाला हो। आदित्यराज और हेमा का भी एक बच्चा था और वह जागृति मूल्यांकन में फेल हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे आज के 5 बच्चे। यही कारण था कि आज आदित्यराज इतने हताश थे, अपने प्रयासों में बेजोड़ और ईमानदारी से उम्मीद करते हुए कि अधिक बच्चे जीवित बच सकें। टीचर, धन्यवाद। तेजस ने आदित्यराज को गहरी विनम्रता से प्रणाम किया। तेजस, जो अपने पिछले जीवन में एक शक्तिशाली राजा रह चुका था, आदित्यराज को विनम्र सम्मान से देखता था, भले ही वह इस पवन भेड़िया शहर में एक मामूली अस्तित्व था। जो कुछ भी आदित्यराज ने मानवता की आखिरी चिंगारी को बचाने के लिए किया, उसने तेजस की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी, भले ही वे एक दूसरे को केवल एक दिन से जानते थे। अपनी दिव्य चेतना के कारण तेजस आदित्यराज और हेमा के दिलों में छिपे दुख और सच्ची भावना को महसूस कर सकता था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस दुनिया में उसका भी एक घर है, जहां उसे स्वीकार किया गया है। रात भर उसकी नींद टूटती रही। वेदी की छवि बार बार उसके दिमाग में उभरती रही। उस रात वह बाहर नहीं निकला, हालांकि उसके दिल में नफरत का बीज गहराई से जड़ जमा चुका था। आदित्यराज और उनकी पत्नी द्वारा दी गई गर्मजोशी को वह बहुत प्यार से संजो कर रखता था। इस समय वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। उसे इस घर में रहने वाले लोगों के लिए भागने का रास्ता सोचना था, तभी वह कोई कार्रवाई कर सकता था। सुबह हेमा जल्दी उठ गई और नाश्ता तैयार किया। रात भर आराम करने के बाद प्रथमा, द्वितीया और तृतीया का मूड ठीक लग रहा था और वे अपने लिए परोसे गए नाश्ते का पूरा आनंद ले रहे थे। इसके विपरीत तेजस उदासीन दिखाई दे रहा था। हिमांशी की आंखें सूजी हुई थीं और वह खोई हुई दिख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं। इस बीच आदित्यराज अपनी सामान्य स्थिति में लौट आए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने सभी बच्चों को अपने सामने खड़ा होने को कहा। आज से मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो तुम्हें जानना है। हर सुबह इस महाद्वीप के बारे में पाठ होंगे, जिसमें संस्कृति, इतिहास आदि शामिल होंगे। अगली सुबह मैं तुम्हारे ज्ञान का परीक्षण करूंगा। जो लोग मूल्यांकन में असफल होंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। दोपहर में मैं तुम्हें विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। तुम्हें सुधार करना होगा और तुम्हें इसे तेजी से करना होगा, तभी तुम्हारे पास 3 साल में दूसरे परीक्षण के समय बचने का मौका होगा। क्या तुम समझे? आदित्यराज की आवाज में दृढ़ता थी और उसमें कोई बहस या शिकायत की गुंजाइश नहीं थी। वो है। प्रथमा, द्वितीया और तृतीया सभी ने बार बार सिर हिलाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी अद्भुत स्वर्ग में आ गए हैं, जहां उन्हें काम नहीं करना पड़ता और वे भरपेट खाना खा सकते हैं। हालांकि वे अभी भी अनभिज्ञ थे, परंतु वे समझ गए थे कि उनका भाग्य बदल गया है। उन्होंने दूसरे मूल्यांकन के बारे में आदित्यराज के शब्दों को भी समझा। पास न होने का मतलब था मौत। आदित्यराज ने एक ब्लैकबोर्ड निकाला और उस पर इस दुनिया की लिपि लिखना शुरू किया। उन्होंने अक्षरों को एक एक करके समझाया और 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। हिमांशी को इस दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन बाकी बच्चों को कुछ भी नहीं पता था। तेजस स्वाभाविक रूप से बोल सकता था, लेकिन लिख नहीं सकता था क्योंकि वह जन्म से ही गुलाम था। पहले दिन उन्होंने केवल 10 अक्षर और 10 बुनियादी शब्द सीखे। इसके बाद आदित्यराज ने डेमन महाद्वीप के बारे में व्याख्यान दिया। डेमन महाद्वीप 2 बड़े क्षेत्रों में विभाजित है, राक्षसों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र और अप्सराओं द्वारा नियंत्रित क्षेत्र। राक्षस खुद को पवित्र जनजाति कहते हैं और उनके क्षेत्र को एम्पायरियन डोमिनियन के रूप में जाना जाता है। अप्सराओं को स्पिरिट जनजाति के रूप में जाना जाता है और उनके क्षेत्र को सोलस्टिस साम्राज्य कहा जाता है। इन जनजातियों के नामों में भी कुछ मतभेद हैं, इसलिए मैं उन्हें पवित्र जनजाति और स्पिरिट जनजाति के रूप में संदर्भित करूंगा। डेमन महाद्वीप की उत्पत्ति अज्ञात है। दोनों जनजातियों के इतिहास के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पैतृक दानव और पैतृक अप्सराएं पहली बार प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षसों और अप्सराओं को जन्म दिया, जिन्हें अब पवित्र जनजाति और स्पिरिट जनजाति के रूप में जाना जाता है। इन जनजातियों के सदस्यों में स्वाभाविक रूप से बहुत शक्ति थी और वे स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके अधिक शक्ति प्राप्त कर सकते थे। समय के साथ
शक्तिशाली दानव और अप्सराएं प्रकट हुए, जिन्हें आज हम दिव्य दानव और अप्सराएं के रूप में जानते हैं। पवित्र जनजाति और स्पिरिट जनजाति के बीच एक निश्चित सामंजस्य है। हालांकि उनके बीच संघर्ष होते हैं, लेकिन वे कुल मिलाकर एक संतुलन बनाए रखते हैं। दोनों पक्षों की ताकत भी लगभग समान है और वे अपने अपने क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इस कारण से उनके शासन में एक स्पष्ट विभाजन है। पवित्र जनजाति मुख्य रूप से डेमन महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग को नियंत्रित करती है, जबकि स्पिरिट जनजाति अपेक्षाकृत गर्म दक्षिण पश्चिम में रहती है। प्रत्येक जनजाति के पास कई बड़े शहर हैं जो शक्तिशाली दानवों और अप्सराओं द्वारा शासित हैं। दोनों जनजातियों की सीमाएं मिलती हैं डेमन महाद्वीप के केंद्र में, जहां सैंक्टम स्पिरिट्स सिटी है। यह महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है और यहां सबसे शक्तिशाली दानव और अप्सराएं रहते हैं। कहा जाता है कि यह शहर विशाल है और किसी की भी कल्पना से परे है। राज के व्याख्यान को सुनकर हिमांशी भी मंत्रमुग्ध हो गई। आखिरकार उसकी मां एक सीमित जान वाली गुलाम थी। आदित्य राज ने जो सिखाया वह उनके लिए एक नई दुनिया की कहानी जैसा था। पहली बार बाहरी दुनिया की विशालता उनके सामने प्रकट हो रही थी। पवित्र जनजाति के शासन के अंतर्गत 7 प्रमुख शहर हैं और स्पिरिट जनजाति द्वारा शासित 7 मुख्य शहर हैं। सैंक्टम स्पिरिट्स शहर को मिलाकर दोनों जनजातियों के पास 15 प्रमुख शहर हैं। केवल सबसे शक्तिशाली महान दानव और महान अप्सराओं को ही इन मुख्य शहरों पर शासन करने का अधिकार है। कमजोर दानव और अप्सराएं जनजातियों के रूप में इकट्ठा होते हैं और मुख्य शहरों के चारों ओर गांव और कस्बे बनाते हैं। गांव और कस्बे आकार में भी भिन्न होते हैं और हमारा विंड वुल्फ टाउन वास्तव में सबसे छोटा प्रकार का है। विंड वुल्फ कबीला पहले से ही मजबूत नहीं है और यहाँ के भेड़िया दानव विंड वुल्फ कबीले की एक छोटी शाखा मात्र हैं, इसलिए वे व्यावहारिक रूप से कमजोरों में सबसे कमजोर हैं। तेजस ने सवाल किया, हम इंसानों का क्या इंसान हर जगह मौजूद है? आदित्यराज ने उसकी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मनुष्य पूरे डेमन महाद्वीप में फैले हुए हैं। संख्या के मामले में हम राक्षसों और अप्सराओं की संयुक्त संख्या से भी अधिक हैं। हालांकि हम मनुष्यों में कोई जन्मजात क्षमता नहीं होती और हम शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इससे हमें राक्षसों और अप्सराओं की तुलना में बहुत नुकसान होता है। कुछ शक्तिशाली राक्षस और अप्सराएं 5वीं या 6ठी श्रेणी की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। वे 9वीं श्रेणी को पार कर सकते हैं और वयस्क होने पर और भी अधिक ताकत हासिल कर सकते हैं। इसके विपरीत हम कमजोर होते हुए भी तेजी से प्रजनन करते हैं। हम बुद्धिमान भी होते हैं, जटिल आदेशों का पालन करने में अधिक सक्षम होते हैं और अधिक रचनात्मक भी होते हैं। और इसके अलावा आदित्यराज की अभिव्यक्ति थोड़ी गंभीर हो गई। हमारी मांस की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसलिए हमें अच्छे दास माना जाता है और कुछ राक्षसों के लिए हम तो बस पशुधन हैं। वे हमें बड़े पैमाने पर पालते हैं। उनकी नजर में हम तुच्छ प्राणी हैं। अजीब बात यह है कि जब शक्तिशाली राक्षस और अप्सराएं एक निश्चित सीमा तक साधना करती हैं, तो वे मानव रूप में बदल सकती हैं। हालांकि यह एक ऐसी क्षमता है जिसे मैंने केवल सुना है। मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा है। मैंने सुना है कि अप्सराओं के शासन में मनुष्यों के साथ बेहतर व्यवहार किया जाता है क्योंकि अप्सराएं शाकाहारी होती हैं। अप्सराएं स्वभाव से कम क्रूर होती हैं। इसके कारण मनुष्य अप्सरा समाज में बेहतर तरीके से समायोजित हो जाते हैं और स्वाभाविक रूप से अप्सराओं के मानव जागीरदारों का दर्जा हमसे अधिक ऊंचा होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ के पास पर्याप्त क्षमताएं भी होती हैं। आदित्यराज ने अपने व्याख्यान को समाप्त किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं ज्यादा जानकारी दूंगा तो तुम्हारे लिए सब कुछ याद रखना मुश्किल होगा। आज मैंने जो शब्द तुम्हें सिखाए हैं उन्हें 10 बार दोहराना और अच्छी तरह याद कर लेना। कल मूल्यांकन होगा और जो फेल होंगे उन्हें सजा दी जाएगी। अब जाओ। सुबह की कक्षा समाप्त हो गई। आदित्यराज का ज्ञान सर्वव्यापी तो नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा ने तेजस को डेमन महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जो उसे अपनी पत्नी को खोजने में मदद करेगा।